नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और पाठ अपना 8वां चल रहा है, पवन तूफान और चक्रवात। इसका जो लास्ट वीडियो है वो अपनी पूरी कर रही है। जो रहा हुआ बचा हुआ भाग है पहले का अपने पहले कर चुके हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था तड़ित झंझावात और चक्रवात। तो तड़ित झंझावात के बारे में अपने जाना। क्या होते हैं तड़ित झंझावात? कि आसमान में जब बारिश होती है उस समय जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है कि जब ऊपर से पानी की जो बारिश की बूंदें नीचे आ रही होती है और नीचे से जब हवा पवन जिसे कहते हैं वो ऊपर जा रही हो तेज, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो उस समय ये तड़ित झंझावात उत्पन्न होता है। और इसकी बहुत तेज जो ध्वनि भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और इसकी ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? तड़ित झंझावात कहते हैं। तड़ित झंझावात के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी हमने पढ़ा था कि हमें किसी भी पेड़ के नीचे उस समय नहीं को रुकना चाहिए, हमें खाली जगह पर बैठना चाहिए। किसी भी प्रकार का बिजली का काम या पानी का काम यदि हम कर रहे हो तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और यदि हम किसी यात्रा कर रहे हैं तो हमें कांच या बस के जो शीशे हैं, कांच है, वो उनको बंद कर लेना चाहिए। और धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि अपने पानी में है तो पानी से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह पर हमें सुरक्षित स्थान पर हमें रहना चाहिए। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। ये चक्रवात कैसे बन जाता है इसके बारे में देखते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। द्रव है, पानी है, पानी को आप वाष्प में बनाना है तो पानी के नीचे अपने को वो ऊष्मा, पानी को गर्म करना पड़ेगा। इसके लिए अपने उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? तो देखो जब वाष्प से द्रव बनते हैं तो वो ऊष्मा वापस इकट्ठी होकर संघनित होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो बादलों के बनने से पहले जो जल है वो वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित होता है। जल चक्र में आपने पढ़ा था कि वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण करके जल गर्म होता है और वाष्प रूप में परिवर्तित होकर ऊपर आसमान में पहुंचता है। और जब ये जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये जो उसकी ऊष्मा है जो उसने ग्रहण की थी, अब तक अपने भी बात की कि ये पानी है, ऊष्मा इसने अवशोषित की, वाष्प बना, वाष्प बनकर ये आसमान में पहुंच गया। आसमान से वापस वर्षा की बूंदें तो नीचे आ जाती है, लेकिन जिसने इसने जो ऊष्मा ग्रहण की थी वो ऊष्मा क्या हो जाती है? फिर वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा के आसपास की जो वायु है फिर वो गर्म हो जाएगी। आसपास की वायु गर्म होगी तो वो गर्म वायु का मतलब अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह गति करेगी। फिर दूसरी जगह की जो वायु होगी ठंडी फिर वो उस जगह आएगी। इस प्रकार इस चक्कर की जो पुनरावृत्ति फिर होती है वो क्या हो जाती है? अनेक बार हो जाती है। और घटनाओं की श्रृंखला का अंत बहुत ही नीमन दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ ही होता है। फिर इसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडलित रूप घूमती रहती है और मौसम की इस स्थिति को ही चक्रवात कहते हैं। गर्म वायु का दूसरी जगह जाना, ठंडी का उस जगह, गर्म का दूसरी जगह, ठंडी का उस जगह, गर्म का दूसरी जगह, ठंडी का उस जगह, गर्म का दूसरी जगह, ठंडी का उस जगह, इस तरह ये कुंडलित रूप धारण कर लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। वायु का जो वेग है और जो दिशा है वो उसके तापमान व आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। कुछ कारक हैं, इनका योगदान ज़्यादा नहीं है। इसके बाद देखो चक्रवात की संरचना देखो। चक्रवात का जो केंद्र होता है वो एक शांत क्षेत्र होता है। एक बिल्कुल शांत जो क्षेत्र है वह चक्रवात का केंद्र होता है। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। उस शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है और यह पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थित होता है। इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर ही यह स्थित होता है।
चक्रवात के नेत्र का जो व्यास है वो 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर। और इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर। और ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। इसमें पवन का जो वेग है वो कितना होता है? न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। और इस क्षेत्र से परे पवन का जो वेग है फिर वो कम होता है। और चक्रवात की उत्पत्ति का जो प्रक्रम है वो अत्यधिक जटिल होता है। बहुत ही इसका जो उत्पन्न का होने का प्रक्रम है वो जटिल होता है। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर, नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर। इसके बाद चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। जो चक्रवात होते हैं वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा आंधी चलती है। जो से घर हैं, समुद्र की लहरें हैं, उसके आसपास के जो घर हैं वो उन सभी को संपत्ति की सभी प्रकार की जो हानि होती है। तो चक्रवात के नेत्र में न्यून दाब के कारण उसके केंद्र में जल स्तर उच्च स्तर तक उठ जाता है। चक्रवात के नेत्र में दाब न्यून होता है तो उसके केंद्र में जो जल स्तर है वो उच्च स्तर तक उठ जाता है। और उठता जो जल है वो 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है, ऐसा इतना होता है। तो इसकी जो परिणाम स्वरूप फिर समुद्र का जो पानी है वो कम ऊंचाई पर स्थित जो तटीय क्षेत्र है उनमें प्रवेश कर जाता है। उनके जीवन की, उनकी संपत्ति की, और जिस जगह जाता है उस मृदा की जो उर्वरता क्षमता है, उनकी उगाने की जो क्षमता है, उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है। जो पश्चिमी तट है चक्रवातों की प्रबलता और आवर्ती दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पश्चिमी तटों पर इनके आने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। हमने पढ़ा कि जो सभी जंजा है या तूफान है वो नीमन दाब के तंत्र होते हैं और जंजा के निर्माण में पवन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवन है जो वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वेग के माप करने वाला जो उपकरण है उसको क्या कहते हैं? वायु मापी कहते हैं। वेग के उपकरण की जो माप करता है उसे क्या कहते हैं? वायु मापी कहते हैं। इसके बाद देखो प्रभावी सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं। उसके सुरक्षा उपाय हैं कि इनका जो पूर्वानुमान हो या चेतावनी जो मिल जाए, सेवा हो जाए, कोई पूर्वानुमान हो जाए, तो जो तट के आसपास के क्षेत्र हैं वो अपनी खुद की जीवन की तो रक्षा कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो दूर जाकर। इसके बाद सरकारी संस्थाएं हैं, समुद्र तट मछुआरे, जो जलपोत है, जनता है, वो चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था होनी चाहिए कि चक्रवात का पूर्वानुमान तो हो गया, लेकिन जिन जिनको इससे नुकसान हो रहा है चक्रवात से, उन सभी के पास यह संदेश पहुंच जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था भी जरूरी है। जो चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आशियों का जो निर्माण है वो लोगों का तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। जनता क्या कार्य कर सकती है? जनता मौसम जो विभाग है उनका दूरदर्शन, रेडियो या समाचार पत्रों के माध्यम से जो चेतावनियां दी जाती है उनको पढ़कर नज़रअंदाज न करे जनता, उनको सीरियसली ले कि वाकई ही ऐसा चक्रवात आ सकता है। कई बार होता है कि कोई न्यूज़ आती है उसको पढ़कर ये तो ऐसी ही है, बस झूठी है, तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ या चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर न निकले। कई लोग तो दूसरी जगहों से स्पेशल घूमने के लिए ही ऐसी जगह जाते हैं, तो ऐसा कार्य भी न करें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। जो आपको बचाने आया है आप उस टाइम खुद की जीवन की रक्षा पर ही ध्यान दें। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो, ऐसी अनावश्यक जो चीज़ें हैं उस टाइम उन पर दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों, मित्रों को यथासंभव सहयोग व सहायता प्रदान करें। आप खुद की जान बचाने के साथ साथ दूसरों की भी जितनी सहायता कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। जो उन्नत प्रौद्योगिकी है कि आजकल जो हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था।
पहले इतनी मतलब उन्नति नहीं हुई थी, इतनी प्रगति नहीं हुई थी, पता नहीं चलता था कि चक्रवात आने वाला है, तो एक दिन से भी कम का समय मिलता था कि चक्रवात आने वाला है, आप खुद सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। लेकिन अब जो हर सूचना है वो क्या है, 48 घंटे पहले ही मिल जाती है। तो चक्रवात चेतावनी कम से कम फिर 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। और जो चक्रवात के तट के निकट हैं तो वो हर घंटे या आधे घंटे पर उसकी प्रगति व दिशा के बारे में उनको संदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो उनके पास काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो खुद की जान और अपने जो भी किसी भी चीज़ की रक्षा है वो जल्दी से जल्दी कर सकें। तो अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में फिर सहयोग प्रदान करते हैं। तो आपका ये चैप्टर था जो 8वां पूरा हुआ। धन्यवाद।